दोस्तों, आज बात करते हैं, क्या तरबूज खाने के बाद पानी पीने से हैजा हो सकता है? और क्या तरबूज खाने से मर्दाना बांझपन कम हो सकता है? आइए अगले 5 मिनट हम इसके ऊपर बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर खावर बिलाल। आप और मैं बचपन से एक मिथ सुनते आ रहे हैं कि तरबूज खाने के बाद अगर पानी पी लें तो हैजा हो जाता है। मैं आपको आज बताऊंगा इसके पीछे हकीकत क्या है। तरबूज, जिसे वाटरमेलन भी बोलते हैं, सराइकी में हिदवाना बोलते हैं, पंजाबी में टीटक या पिता बोलते हैं। अब इसकी नॉर्मल डेली इंटेक क्या होना चाहिए? वजन के हिसाब से ये 100 से 150 ग्राम्स तक आप डेली ले सकते हैं। अगर आप जूस की हालत में लेना चाहते हैं तो 1.5 से 2 कप तक आप इजीली ले सकते हैं। अगर आप प्रोपोर्शन के हिसाब से लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी खुराक को 100% में डिवाइड, इसकी प्रोपोर्शन है वो 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने सुना होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसका मतलब है, आपको मैंने जो ऊपर मिकदार बताई है इससे ज्यादा खाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तरबूज के अंदर कुदरती तौर के ऊपर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो हमारी जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद हैं। जैसे इसके अंदर 90% से ज्यादा पानी पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक ऐसा पिगमेंट पाया जाता है जिसे लाइकोपीन बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर शुगर पाई जाती है जिसे सार्बिटोल बोलते हैं। इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे पोटाशियम। अब जो लाइकोपीन है, जब आप एक नॉर्मल मिकदार में लेते हैं तो ये आपकी बोन को स्ट्रांग करती है, ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करती है, ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करती है। जब हद से ज्यादा खाते हैं तो फिर ये नुकसान करती है। आपको नौजिया होता है, मतलब मतली होती है, आपको वोमिटिंग होती है, पेट के अंदर दर्द होता है, ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप समझते हैं आपको हैजा हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब इसके अंदर जो शुगर पाई जाती है, तो शुगर के मरीज इसको एहतियात से खाएं। जो मैंने आपको मिकदार बताई है इससे थोड़ा सा कम खाएं, ताकि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्टेबलाइज रहे। जो इसके अंदर पोटाशियम पाया जाता है, वो वैसे अगर वो हद से तजावज कर जाए तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए वो नुकसानदेह है। आपको कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है, आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो आपने इसकी मिकदार नॉर्मल की तरह लेनी है। आपने नीयत भरनी है, पेट नहीं भरना। अब जो इसके अंदर 90% से ज्यादा पानी पाया जाता है, जब हद से ज्यादा खाएंगे तो आपके मैदे के अंदर पानी की मिकदार बढ़ेगी, तो उसकी वजह से आपका एसिड डाइल्यूट हो जाता है। तो आपके जितने जूसेस हैं, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं, वो डाइल्यूट हो जाती हैं। उसकी वजह से भी आपका हाजमा नहीं हो पाता। उसकी वजह से भी आपको उल्टियां लग जाती हैं, पेचस लग जाते हैं, पेट के अंदर गैस पड़ जाती है और आपको पेट के अंदर दर्द होता है और आप तसव्वुर करते हैं कि हैजा हो गया। फिर भी ऐसा नहीं होता। अब हैजा क्यों होता है? एक बैक्टीरिया है जिसे विब्रियो कॉलरा कहते हैं। ये कंटेमिनेटेड वाटर में पाया जाता है। मतलब ये है, जो जेरे जमीन पानी पाया जाता है, अगर वो सीवरेज के पानी के साथ मिल जाए तो उसमें ये शामिल हो जाता है। जब आप पानी पीते हैं तो ये बैक्टीरिया आपके मैदे के अंदर आ जाता है। लेकिन मैदे के अंदर जो तेजाब पाया जाता है, वो तेजाब इसको मार देता है, तो ये बैक्टीरिया अंदर ग्रो ही नहीं कर सकता। तो ऐसा क्या होता है कि तरबूज के बाद जब आप पानी पीते हैं तो आपको हैजा हो जाता है। अब जो मैदा है, जो उसकी पीएच है वो 1.5 से 3.5 है। इसकी पीएच 5.18 से 5.60 है। जितनी पीएच कम होगी उतना ज्यादा तेजाब मजबूत होगा, स्टमक एसिडिटी ज्यादा होगी, तो ये बैक्टीरिया मैदे के अंदर ग्रो ही नहीं कर सकता, तो आपको हैजा नहीं होता। तो जब आप तरबूज के बाद पानी पीते हैं तो जो पीएच होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, तेजाब और ज्यादा कमजोर हो जाता है और ये बैक्टीरिया मर नहीं पाता। तो ये बैक्टीरिया मैदे से निकलकर छोटी आंत की तरफ जाता है, वहां जाके एक ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आपको उल्टियां शुरू हो जाती हैं। और ये उल्टियां कोई एक दो नहीं होती, 15 से 20 मिनिमम आपको उल्टियां आती हैं। और आपको जो लूज मोशन पेचस होते हैं वो एफर्टलेस होते हैं, मतलब आपको जोर ही नहीं लगाना पड़ता और पेचस हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको पेट के अंदर दर्द भी हो सकता है। लेकिन इस सब के बाद बंदा मरता क्यों? हैजे की वजह से। अब इतनी उल्टियां और पेचस आने के बाद जिस्म से पानी और नमकियात की कमी हो जाती है, तो उस वजह से जब पानी और नमकियात की कमी होती है तो आपकी जान को खतरा हो जाता है। इस कॉलरा की वजह से, हैजा की वजह से पूरी दुनिया में लाखों लोग वफात पा चुके हैं, इसी पानी और नमकियात की कमी की वजह से।
اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ تربوز کیسے مردانہ بانجھپن کو کم کرتا ہے۔ ایسے مرد جن کا سپرم کاؤنٹ کم ہوتا ہے یا ان کے جو سپرمز ہیں ان کی موٹیلٹی نہیں ہوتی، مطلب وہ موو نہیں کر پاتے، جب وہ موو نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ سے وہ بچے پیدا نہیں کر سکتے، تو یہ تربوز ہے، یہ آپ کے جسم کے اندر ہارمونز کو امپروو کرتا ہے، تو آپ کا سپرم کاؤنٹ انکریز کرتا ہے، سپرم کی موٹیلٹی کو انکریز کرتا ہے، اس وجہ سے آپ مردانہ بانجھپن کو اس کے ذریعے کم کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو تربوز کے فائدے اور نقصانات بتا دیے ہیں اور کیسے تربوز مردانہ بانجھپن کو کم کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔